नमस्कार। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा ए जिंदगी आंख मिला के बात कर। रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है। मुरझाती है कोई शाम अगर, मुरझाती है कोई शाम अगर तो रात कोई खिल जाती है। मैं रोज सुबह तक आती हूँ और रोज शुरू करती हूँ सफर। हाथ बढ़ाए जिंदगी आंख मिला के बात कर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, खूबसूरत आवाज के मालिक, बेहतरीन गायक, जिन्हें म्यूजिक के लिए, उनकी खूबसूरत संगीत के लिए, उनकी खूबसूरत आवाज के लिए यूट्यूब सेंसेशन भी कहा जाता है। आज हमारे साथ है काबुल बुखारी साहब। खुशामदीद कहना चाहती हूँ आपको, बहुत जी बहुत नमस्ते स्वागत। मैम, आदाब। नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप हमारी स्टेट से हैं। मतलब आई एम सो हैप्पी कि जम्मू कश्मीर से आज एक और हमारी शख्सियत हमारे साथ है। और जम्मू कश्मीर तो खैर बहुत करीब है मेरे दिल से इमोशनली, क्योंकि मैं उस जगह से ताल्लुक रखती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे शो में आने के लिए, काबुल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो पे आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात मैं अपने लिसनर श्रोताओं को, जो हमारे से जुड़ेंगे लोग, उनको जरूर कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट ही टैलेंट हर जगह बिखरा पड़ा है। और खूबसूरत तो है ही, खूबसूरती के साथ साथ हर जगह आपको हर फील्ड में टैलेंट नजर आएगा। अय्याज आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम कहते हैं आपको। गिरीश चावला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं है। थैंक यू सो मच। बातों बातों में थोड़ा-सा पहले तो मेरी यही रहेगी कि मैं आपकी यात्रा से, आपका जो सफ़र रहा है कला के क्षेत्र में, उस पे बात करें। लेकिन उससे पहले जी मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर कुछ सुनाएँ। शो की शुरुआत हम आपकी मौसीकी से करना चाहेंगे। जी जरूर, मैं अक्सर अपने हर एक परफॉर्मेंस की शुरुआत एक ऐसी सूफी कलाम से करता हूँ, सैफुल मुलूक से। जी, और जी, ये एक ऐसी चीज है मेरी जिंदगी में कि इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों का। जी, और बिल्कुल। रब का करम है। तो इसलिए एक अच्छा कलाम भी है, एक रूहानियत है इसमें, और जिंदगी की सच्चाई पे लिखा हुआ है। और बहुत बड़े सूफी शायर थे जिनके हाथ का ये लिखा हुआ कलाम है। तो मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगा, फिर बाद में हम देखते हैं महफिल का मूड किस तरफ जाता है। जी। तो सैफुल मुल्क के एक दो शेर पेश करूंगा। अव्वल हमद सना इलाही, अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम चितारण वाला, किस मैदान नहरदा, उसदा नाम चितारण वाला, किस मैदान नहरदा। ये इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजों को इन्होंने अपनी शायरी में ढाल के लिखा जी, हुआ है। जी, लेकिन उसमें से अब हम बहुत ज्यादा शेर नहीं गा सकते, टाइम की थोड़ी पाबंदी है, तो जी, इसलिए मैं कुछ बिल्कुल। चुनिंदा शेर गाऊंगा। जी, एक गुना मेरा माँ पे देखन, एक गुना मेरा माँ पे देखन, देवन देश निकाला, लख गुना मेरा अल्लाह देखे, पर्दे पावण वाला, लख गुना मेरा अल्लाह देखे, पर्दे पावण वाला। ना कर मेरी मेरी बंदिया, ना कर मेरी मेरी बंदिया, तू है खाक दी टेरी, कोठियां बंगले सब टुर जाने जब लेखा ने अख फेरी, कोठियां बंगले सब टुर जाने जब लेखा ने अख फेरी।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू सो खूबसूरत, मच। बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। सबका बहुत बहुत प्रीता शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश चावला जी जुड़े हैं, सुमन ढुंगा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, युवराज सर, बहुत-बहुत शुक्रिया युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्बीर मुजाहिद सर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत आपने बहुत ही खूबसूरत आपने गाया। थैंक यू मैम, मैं थैंक यू सो मच। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शुरुआत रही है संगीत में, किस तरह से जी रही, आपका जो सफर रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि हम भी आपके उस सफर का हिस्सा बने। जी जी। जी, सफर ऐसा रहा कि मैं छोटा सा था। मेरे बड़े भाई हैं, अ, सैयद तारिक परदेसी नाम है उनका, और वो पहाड़ी फोक सिंगर हैं, और जी पहाड़ी लोगों में काफी नाम है माशाल्लाह उनका। तो जी वो गाते थे, तो उनको सुनता था। उनकी वजह से घर में ऐसे ही महफिलें होती रहती थी, छोटी मोटी, आते रहते थे लोग, कलाकार वगैरह। तो उसकी वजह से एक मन में एक वो संगीत के लिए एक प्यार सा पहले से ही जाग गया। तो खैर, सुनता बहुत था मैं, मुझे सुनने का बहुत शौक था। तो मैं पहाड़ी के अलावा बाकी चीजें भी सुनता था, जैसे मतलब गजलें वगैरह हो गई, या फिल्मी गाने हो गए, या बाकी दूसरी जबानों में जो लोग गाते थे वो। तो मुझे काफी इंटरेस्ट था अलग अलग तरह का म्यूजिक एक्सप्लोर करना। तो बाद में फिर 15-16 साल की उम्र में था तकरीबन मैं, तो एक दिन ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था, तो मेरी भाभी है, वो भी सिंगर हैं, तो उन्होंने कहीं सुन लिया मुझे गाते हुए, और उन्होंने भैया को बता दिया कि ये तो अच्छा गाता है, तो इससे गवाओ, सुनते हैं। तो मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का था काफी ज्यादा, मतलब किसी के सामने गाना तो दूर की बात, मैं ज्यादा बात भी नहीं करता था किसी के सामने। तो उन्होंने अचानक से बुला लिया, घर में कुछ एक दो म्यूजिशियंस भी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला, मैंने सुना तुम गाते हो, सुनाओ जरा। तो मैं तो एकदम लाल पीला होने लग गया उनके सामने। तो खैर, हिम्मत जुटा के उन्होंने बोला, जाओ थोड़ी देर आराम से चिल मार के आओ, फिर आके सुनाओ, लेकिन सुनाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं थोड़ी देर के बाद बड़ी कोशिश करके मेंटली प्रिपेयर हो गया है, और मैंने गाना सुनाया उनको, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम्हें गाना चाहिए, अच्छी बात है, तुम अच्छा गा रहे हो। तो मतलब ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि तुम बहुत कमाल कर रहे हो, लेकिन ये है कि बोले कि है तुम्हारे अंदर वो गाने वाली बात, तुम अगर थोड़ा टाइम दोगे, इस चीज को थोड़ा सीखोगे, तो अच्छा गा सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिल गया, मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं कोई 15-16 साल का था, मतलब 10वीं क्लास में था मैं। तो फिर वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया इसमें। फिर उन्होंने मेरा ऑल इंडिया रेडियो से ऑडिशन करवा दिया, तो लकीली हो गया, क्लियर हो गया वो। तो फिर बाद में उन्होंने मेरी पहली परफॉर्मेंस रखवाई थी, मुझे याद है 2006 की बात है। जी। ये SKICC में हुई थी ये परफॉर्मेंस, पहाड़ी गाना था मैंने। हम्म। और चीफ गेस्ट थे हमारे आजाद साहब, थे चीफ मिनिस्टर तब के हमारे। उनकी तो उनकी वाइफ खुद कितना खूबसूरत गाती हैं, शमीमा जी। जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत गाती हैं, और मेरी आइडियल भी रही हैं वो, अभी भी हैं। और माशाल्लाह अभी उनसे मुझे एक दो बार उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने भी काफी आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिखाया, तो मुझे जी बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब जिन लोगों को हम सुन सुन के आगे बढ़ते हैं, आज उनका प्यार मिल रहा है हमें, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है हमारे लिए। तो खैर, वहां से फिर लाइव परफॉर्मेंसेस, रिकॉर्डिंग्स वगैरह का थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2010 में एक दूरदर्शन के एक शो में पार्टिसिपेट कर लिया था, जो कि एक रियलिटी शो था, जिसमें कश्मीरी एक गाना और एक हिंदी गाना हर एपिसोड में कंपलसरी थे। तो जी फिर ऐसा हुआ कि मैं कश्मीरी स्पीकर नहीं था, नेटिव स्पीकर नहीं हूँ मैं कश्मीरी का। मैं, जी मेरी जुबान जो है, मादरी जुबान, वो पहाड़ी है। जी तो जैसे ही उन्होंने फॉर्मेट बताया शो का कि कश्मीरी हर राउंड में आपको गाना पड़ेगा, तो मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलनी नहीं आती कश्मीरी, और मैं गाऊंगा कैसे। जी तो तब मेरे एक दोस्त थे मेरे साथ में, मेरे को पार्टिसिपेंट थे, और मेरे दोस्त भी थे। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। एहसान नाम है उनका, मैं उनका एहसान का एहसान है मुझ पे। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करते, आप कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है। तो 2-3 दिन प्रैक्टिस की, तो गाना मैंने शमीमा आजाद जी का ही गाया हुआ गाना, और यही गाना कैलाश मेहरा मैम ने भी गाया हुआ है, जी जी और भी बिल्कुल काफी सारे सर। लोगों ने गाया हुआ। जी, प्रोमिनेंटली इन दोनों दो सिंगर्स के मुंह से
पॉपुलर हुआ गाना। और दोनों तो ही वो मैंने कश्मीर के लेजेंड्स हैं, दोनों ही कश्मीर के लेजेंड्स हैं, बिल्कुल कैलाश बिल्कुल मेहरा जी बिल्कुल भी बिल्कुल और बिल्कुल शमीमा जी भी। बिल्कुल। जी तो वो गाना मैंने प्रिपेयर किया और इत्तेफाकन जजमेंट के लिए कैलाश मेहरा मैम ही आगे आ गई हमारे। तो वो मोमेंट मैं अभी तक भूल नहीं सकता कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन्होंने मुझे उस गाने के लिए। और मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुझे बिल्कुल अपनी आंखों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ ये। कि मैं 4 दिन पहले तक मैं हौसला नहीं जुटा पा रहा था कि मैं कैसे गाऊंगा कश्मीरी, और आज ऐसा मुझे ये मोमेंट देखने को मिल रहा है कि जिनका गाया हुआ गाना मैं गा रहा हूँ और उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक एनकरेजिंग मोमेंट था। तो बस वहां से फिर इंटरेस्ट मेरा थोड़ा और बढ़ गया इस चीज की तरफ। फिर मैंने कहा अब मैं इस चीज को मतलब गिव अप नहीं करूंगा, जब तक मेरी हिम्मत है मैं गाऊंगा। तो फिर रब का करम हुआ, मैं फाइनल तक पहुंच गया। तो हमने टोटल 87 एपिसोड्स किए थे उस शो के, काफी लंबा शो चला था। तो फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया 2011 में ट्रेनिंग के लिए। तो बस इस तरह से चल रहा है सफर सिलसिला, फिर शुरू तब हुआ, से यही। सफर शुरू जी हुआ। जी अय्याज शारिक साहब जो खुद ही बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, थिएटरिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से मीडिया कर्मी हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं जी। वो लिखते हैं कि काबुल जी, यू आर प्राइड ऑफ आवर सॉइल। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच। किरण बिलाल जी लिखते हैं कि बिग फैन ऑफ काबुल बुखारी। और थैंक यू सो मच। सला मेहता जी लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत। तो अब मैं ये चाहूंगी कि आपने कश्मीरी गाने से अपनी शुरुआत की, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा कश्मीरी गाना हमें जरूर सुनाएं आप। जी और जरूर। आपका एक बहुत फेमस, जिससे आपको बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया उस कश्मीरी सॉन्ग को, मैं चाहूंगी वो वाला सॉन्ग आप जरूर सुनाएं। बहुत फेमस हुआ जी है आपका एक कश्मीरी सॉन्ग। जी जी जी। बिल्कुल। मेरा खुद की कंपोजिशन थी वो, पहली बार मैंने अपना ओरिजिनल गाना और निकाला था तो। शबीर मुजाहिद सर लिखते हैं, मिले सुर वाज द नेम ऑफ द शो जो आपने किया था। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी तो ये गाना है, गुलाब सैफी साहब हैं हमारे जी किश्तवाड़ से। वो बहुत बड़े जी शायर हैं और उन्होंने प्यार मोहब्बत में मुझे अपना कलाम दे दिया था। उनका जी। उनकी मेहरबानी है। तो ये मैंने कंपोज किया था और इसको काफी प्यार भी मिला लोगों से। और मैं इसी का एक जी टुकड़ा सुनाता हूँ। मैत्वावन कर नंग्राए दिलस दुबराए गया। मैत्वावन कर नंग्राए दिलस दुबराए गया। बेफिरम बेफिरम तुम सुजमाए दिलस दुबराए गया। बेफिरम तुम सुजमाए दिलस दुबराए गया। मत्वावन कर अंग्राए दिलस दुबराए गए। मत्वावन कर अंग्राए दिलस दुबराए गए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू सो खूबसूरत। मच मैम। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो कश्मीरी संगीत है, कश्मीरी मौसीकी है, बहुत ही जी खूबसूरत है। मतलब चाहे जी हम ललेश्वरी को लें, हब्बा खातून को लें, महजूर को लें, इनके लिखे हुए जो जितने जितने भी कलाम है, उनको इतने खूबसूरती से फोक का टच देकर उनको गाया जी गया है और बहुत खूबसूरत है आज के दौर में भी। लेकिन जो जी अभी यंग जनरेशन आई है, जिसमें आप भी हैं और बहुत सारे कश्मीरी सिंगर हैं, उन्होंने कश्मीरी म्यूजिक को थोड़ा मॉडर्न टच देने की कोशिश की है। आप जी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें इस पे ऐसा होता है कि कोई भी चीज जो आज मॉडर्न है वो आज से 2 सदियां 3 सदियों बाद फोक हो जाता है। सबसे पहला बिल्कुल। तो ये बात। तो जो जी हमें आज जो फोक लग रहा है, फोक मीन्स वो चीजें होती हैं कि जो सदियों से चलती आ रही हो, जिनका कोई एग्जैक्टली कुछ सोर्स ना मिले कि किसने जी जी कंपोज किया था, जी किसने गाया जी था, किसकी धुन थी। तो ये सब चीजें तो वो एक हमें मतलब हेरिडेटरी मिलती है वो चीज। तो उसको हम फोक कहते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम सोचें जो हम आज कर रहे हैं, ये भी शायद 150-200 साल बाद जाके हो सकता है लोग इसका भी वही फोक का टेस्ट फील करेंगे इसमें। तो क्या होता है कि अपने अपने जमाने में एक्चुअली लोग नया ही करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज की डेट में जो फोक है हम इसको जिसको पुराना कहते हैं वो भी कभी नया हुआ करता था। तो अगर वो लोग उस टाइम पे इनोवेटिव हो सकते हैं तो हम आज की डेट में क्यों नहीं हो सकते। तो हर टाइम क्या में जो लोग जहाँ पे जिस जमाने में जी रहे होते हैं वो वही काम करते हैं। लेकिन जो आने वाला जमाना होता है उनको वो नया लगता है, उनको पुराना लगता है वो। तो इसलिए हम
कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि ये इंसान की फितरत है कि जहां पहुंचा है वहां से आगे जाने की कोशिश करता है, कुछ नई चीजें खोजने की कोशिश करता है, कुछ नए रंग डालने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है कि हम एक चीज से जल्दी अक जाते हैं, मतलब टेस्ट बिल्कुल बस बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ नया हो, कुछ नया हो। तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कई बार ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि ये लोग फोक को खराब कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं जी हमारे कल्चरल म्यूजिक का। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि मैंने वही बात रिपीट करूंगा कि हर टाइम पे, एक टाइम पे वो जो पुराना फोक था वो भी एक टाइम पे नया हुआ करता था, तो इसलिए जमाने के साथ चलना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम, कुछ लोग ज्यादा ही काट पीट कर देते हैं गाने की, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो डाइजेस्ट ही ना हो किसी को। इतना सा करें कि थोड़ा सा पुराना फ्लेवर, थोड़ा सा नया फ्लेवर मिक्स करके एक बैलेंस बना के चीज पेश करें, ताकि पुराने लोग भी सुन सकें, डाइजेस्ट कर सकें, और नए भी सुन सकें, डाइजेस्ट कर सकें, और आने वाली पीढ़ी भी एटलीस्ट सुन सके थोड़ा सा। उस बिल्कुल लायक बना दीजिए गाने। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कश्मीरी फोक अगर आप थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए। कश्मीरी फोक कश्मीरी फोक के मुझे ज्यादा गाने तो पता नहीं है, चलिए लेकिन चलिए 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 चलिए, अगर आप इसको नहीं सुना सकते अब हम और आते हैं। मैं कश्मीरी से जी बात करती हूँ आपसे। कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आम इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ कश्मीरी मौसीकी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नोट की जी हम बात करें, जो घड़ा होता है वो सिर्फ कश्मीरी मौसीकी में ही, कश्मीरी जो म्यूजिक है उसमें ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में जी। थोड़ा सा बताएं, या तुम्बक नार तो खैर शादियों में इस्तेमाल होता है, उसको उसमें नहीं यूज करते, लेकिन नोट या कुछ और अगर आप बताना चाहें जो बड़े रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं कश्मीर के, जो उसके संगीत में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, कश्मीर के चार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कश्मीर की, मतलब एक ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। वो जी है, घड़ा है, हम्म। नोट बोलते हैं जिसको, जी और बिल्कुल। तुम्बक नाड़ी हो गई, तुम्बक फिर नाड़ी अपना हो गई। संतूर है, और हम्म। रबाब है। ये चार रबाब है। साज ऐसे, हाँ, ये चार साज ऐसे हैं कि जो बजते ही इंसान कश्मीर पहुंच जाता है अपने आप। तो इसमें घड़े का जो आपने प्रोमिनेंटली घड़े की बात की है, तो घड़ा एक रिदम इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सुर तो नहीं निकलता, लेकिन ताल में इसको यूज किया जाता है। तो घड़े की स्पेशलिटी ये है कि ये घड़ा तो सभी ने देखा होता है, जिस जिस टाइप का घड़ा होता है जिसमें पानी भरा जाता है, मिट्टी का घड़ा, तो वैसा ही घड़ा ये भी होता है, सेम वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा शेप, थोड़ा सा साउंड के मुताबिक अच्छे से सोच समझ के चूज किया जाता है कि किस शेप का घड़ा लेना है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि उसकी स्पेशलिटी ये है कि एक ही सिंगल पीस में आपके दोनों साइड्स के जो साउंड से वो निकलती हैं। जैसे रिदम इंस्ट्रूमेंट कोई भी होते हैं, ढोलक है, तबला है, जी या कॉन्गो है, कोई भी ऐसी चीजें, उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हाई साउंड की अलग पार्ट होता है, हाई साउंड का पार्ट अलग होता है, और लो साउंड का पार्ट अलग होता है, लेफ्ट जी। राइट जिसको बोल सकते हैं हम। लेकिन घड़ा ऐसी चीज है कि घड़ा एक ही सिंगल पीस में से लो साउंड भी निकाली जाती है और हाई साउंड भी निकाली जाती है। क्या। और वो इसका एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही प्यारा लगता है, जब वो घड़ा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्स करके बजाया जाता है, तो बहुत ही एक अमेजिंग साउंड निकलती है। और ये घड़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रेडिशनल लोग, ट्रेडिशनल सिंगर्स ही यूज करते हैं, बल्कि मैंने बड़े बड़े जो वर्ल्ड वाइड एक फेमस जो बैंड्स हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, वहां पे भी यूज होते देखा है। और खास तौर से कोक स्टूडियो की बात करें, तो कोक स्टूडियो इतना बड़ा एक स्टेज है जहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सिंगर्स गाते हैं दुनिया के नामवर। तो वहां पे भी इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, घड़ा हो गया, या मतलब घड़े को बाकी चीजों में मिक्स करके रिदम कंपोज किया जाता है। तो बहुत ही अहम चीजें हैं, अगर इनको यूज करना आए अच्छे तरीके से, तो हम इनको एज इट इज भी रख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, और उसी चीज को अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें तो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी बन के आ सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते बिल्कुल, सुचित्रा जी लिखती हैं हैं। कि फोक की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है, और ये सच बात है कि फोक की अपनी अलग ही खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे आपने कहा कि पहाड़ी आपकी मातृ जबान है, आपकी मदर टंग है, तो जी थोड़ा सा पहाड़ी में अगर आप हमें कुछ सुना दें। जी जरूर। जी ये एक गाना है पहाड़ी का, एक, एक्चुअली इसको डोगरी लोग भी अ, जी अपनाते हैं। हम्म, डोगरी लिटरेचर का भी ये मानना है कि ये गाना उनके कल्चर का है, लेकिन बेसिकली देखा जाए हमारा एक ही इलाका है, सारा पहाड़ी इलाका है। जी तो जी उसलिए डोगरी काफी सारी लिटरेचर। चीजें हमारी
साझी हैं एक दूसरे से। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो ये एक पहाड़ी एक्चुअली बेसिकली ये एक कहानी है एक ऐसे इंसान की, ऐसे शख्स की कि जो एक जंगल है, दर्शी, दर्शी नाम का एक जंगल है जिसको बोलते हैं दर्शी का बन। बन जी जी मतलब जंगल। जी तो जी ये, जी हाँ, ये जियोग्राफिकली अभी एलओसी की उस पार आ जाता है, हमारे जो कुपवारा का जो एलओसी जो एरिया है उसके उस तरफ आ जाता है। तो तब पहले, ये बहुत पुरानी बात है, तब तो एक हुआ करता था सारा। जी तो ये बिल्कुल। तब एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जो वहां पे ये हुआ करते थे, जंगल के रखवाले होते हैं ना, जो क्या बोलेंगे जी जी उनको, जी जी। अ, फॉरेस्ट आजकल की गार्ड। डेट में जैसे, हाँ, फॉरेस्ट उनको गार्ड बोलते फॉरेस्ट हैं या गार्ड, रेंजर बोलते हैं, जो भी। रेंजर तो जी। हाँ, तो वो हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वहां पे उनको एक भैंस से गाय चराने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। तो जब वो कुछ टाइम रहने के बाद वहां से चले जाते हैं, तो वो लड़की उनकी याद में ये गाना गाती जी है। दर्शी दे बना बिच कुगियां दा जोड़ा, कुगियां दा जोड़ा, दर्शी दे बना बिच कुगियां दा जोड़ा, कुगियां दा जोड़ा, टुर गया मुंशी अल्लाह, पै गया बिछोड़ा, हो लगी कैंची गमा दी, हो लगी कैंची गमा दी। दर्शी दे बना बिच छिक दियां डलियां, छिक दियां कड़ियां, दर्शी दे बना बिच छिक दियां कड़ियां, छिक दियां कड़ियां, टुर गया मुंशी तै मैं नाल ना खड़ियां, हो लगी कैंची गमा दी, हो लगी कैंची गमा दी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो डोगरी से मच। बहुत मिल रहा है, डोगरी से वाकई बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मिल जी रहा है जी, ये। हाँ। मैंने इसलिए पहले ही वो चीज मेंशन की कि डोगरी लिटरेचर का भी ये मानना है कि ये गाना डोगरी का ही है। जी लेकिन ठीक है, हमारी काफी चीजें साझी हैं आपस में। सांची हैं, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आप लाइट म्यूजिक गाते हैं तो उसके लिए क्लासिकल बेस होना क्या जरूरी है? आपकी राय बताइए, क्लासिकल बेस होना कितना जरूरी है अगर आप लाइट म्यूजिक गा रहे हैं? क्या बिना, अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुरीली है, मीठी है, तो जी, भी क्या क्लासिकल बेस होना जरूरी है? ये जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लोग सच में जो म्यूजिक सीखे होते हैं, उनको तो पता ही होता है सारा कि क्या है, वो हम्म डिफरेंशिएट कर पाते हैं चीजों को आराम से। हम्म लेकिन मुश्किल कहाँ पे आती है, जो लोग नहीं सीखे होते उनके जहन में ये सब सवाल उठते हैं कि क्या हम्म जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। तो उनके लिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक इंसान जिसकी भाषा बहुत साफ है, जिसके अल्फाज बहुत सुलझे हुए हैं, और बहुत ही हम्म सिस्टमेटिकली बात करता है बंदा एकदम, जिसको कहेंगे कि जैसे एंकर लोग होते हैं या न्यूज जी रिपोर्टर होते हैं, उनकी उनकी एक अपने ही एक लहजा होता है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। और जी ये इसलिए होता है कि उन्होंने कम्युनिकेशन को पढ़ा होता है जी कि कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, उसकी स्टडी की जी होती है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे शायर लोग होते हैं, कि जिन्होंने कम्युनिकेशन तो नहीं पढ़ा होता, लेकिन एक लाइन में वाह वाह करवा देते हैं सबसे, है ना। तो जी ये सिंपल सी बात ये है कि म्यूजिक जो है, म्यूजिक एक, सबसे पहली बात तो ये एक नेचुरल एक कला है जो हर इंसान के अंदर अपने आप उठती है। फिर ये डिपेंड जी करता है कि आप कौन सी जगह पे स्टैंड करते हैं। अगर आप बिल्कुल उस चीज की स्टडी करेंगे, उस चीज को और ज्यादा निखारेंगे, तो और अच्छा होगा, और बेहतर हो जी जाएंगी चीजें। जी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल संगीत का, अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए, एबीसी भी नहीं पता होता, लेकिन वो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा है तो वो सिंगर्स नहीं है।
कई बार तो सीखे हुए लोगों को भी वो मात दे देते हैं मैदान में उतरे तो इसलिए ये इन चीजों को हम इन मापदंडों से नहीं नाप सकते ये कि भाई सीखा हुआ इंसान है तो वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, उसको आप किस तरह से पेश कर रहे हो। फिर लेकिन उसके ऊपर अगर आप सीख भी लेते हैं तो सोने पे सुहागा। तो क्लासिकल की अगर बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक एक्चुअली क्या है? म्यूजिक तो वही है, सुर वही है, तालें भी वही हैं, लैंग्वेज भी वही है, सब कुछ वही है। क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है कि क्लासिकल म्यूजिक को स्टडी करने के बाद रागों में बांटा गया है। उन रागों को पेश करने का एक फॉर्मेट बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है, एक आवाज लगाने का एक तरीका है, एक समझ लीजिए कि एक सिस्टम बनाया गया हुआ है। जो लोग उस सिस्टम को फॉलो करके गाते हैं, उन रागों में रह के गाते हैं, उन रागों की बंदिशों में बंध के गाते हैं, तो वो क्लासिकल म्यूजिक हो गया। अब वही चीजें आप उन बंदिश से हट के उसकी उससे आजाद होके आप बाहर जब आके खुले मैदान में आके गाते हैं, खुला मैदान इन द सेंस के आप राग का पालन नहीं कर रहे, एक राग से दूसरे राग में आसानी से जा रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि क्या जो मैं सुर गा रहा हूँ ये उस राग में आए हैं कि नहीं है, तो उस टाइम पे आप लाइट म्यूजिक में चले जाते हैं। और कई सारे लोगों को ये भी थोड़ी छोटी मोटी गलत फहमी होती है कि जिस गाने में थोड़ा सिंगर ज्यादा तैयारी दिखाए गले की, जैसे ताने मुर्कियां ऐसी चीजें खटके यूज करे तो वो क्लासिकल होता है, ऐसा नहीं होता। क्लासिकल म्यूजिक एक अपना एक अलग फॉर्म है जिसको जो एक समझ लीजिए कि एक उसके अपने कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब वो क्लासिकल कहलाता है। अदरवाइज खटके ताने मुर्कियां मारने से गाना क्लासिकल और नहीं होता, वो एक खूबसूरती के लिए और होता है। जी, और हर राग को गाने का वक्त भी अलग होता है। कुछ सुबह के राग होते हैं, बिल्कुल, कुछ रात के राग बिल्कुल। होते हैं। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये युवराज मतलब सर जी, युवराज सर जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं आपके लिए गजब। जयश्री अरोड़ा जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच सिनेमा से और टेलीविजन से जुड़ी हुई, टेलीविजन धारावाहिकों से जुड़ी हुई थैंक यू कमाल की सो मच। अभिनेत्री हैं। वो लिखती है व्हाट इज सूदिंग वॉइस, वाकई। थैंक राजीव यू सो साहब मच। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, बाकी सवाल बाद में, लेकिन एक ये सवाल कि आपकी जो फेवरेट सिंगर हैं, आपको जो बहुत पसंद है, जी। उनके बारे में बताइए, कौन से पसंद है, उनका गाया हुआ जो आपका बहुत आपके दिल के बहुत करीब हो। जी, मुझे बचपन से गुलाम अली साहब बहुत पसंद हैं। उनकी जी गायकी का एक स्टाइल है, उनका एक अलग ही जी जो कि मुझे बस वो यूनिक लगते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा लगता नहीं है मुझे। जी ये मेरा ऐसा मानना है। तो लेकिन हालांकि मैं उनकी गायकी को दूर दूर तक छू भी नहीं सकता, मैं ऐसी हिम्मत कभी कर भी नहीं सकता, लेकिन बस ये है कि शौक है ना गाने का, जी तो जी। बस उनकी चीजें ऐसे गुनगुना दे लेता हूँ थोड़ी जी, आप बहुत। बहुत तो खूबसूरत गाते हैं, बहुत ही आपकी आवाज में तो ऊपर वाला वो जो रूहानियत है आपकी आवाज में, बहुत खूबसूरत आप गा रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो आप गाएंगे गुलाम अली साहब का, मुझे पता है बहुत ही खूबसूरत आप गाने वाले हैं, और मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसको ज्यादा ही गुनगुनाएं, गाएं आप थोड़ा सा उसे गुनगुनाएं मत। जी जी, मैं कोशिश जी करूंगा। जी ये एक हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब की एक लिखी हुई काफी है। जी तो जैसे राग काफी है, राग काफी अलग बात है, जी और ये जी ये एक पोइट्री का एक टर्म है काफी। जी जी तो जैसे गजल होती है, जैसे गीत होते हैं, नज्म होती है, ऐसे काफी भी होती है। जी तो जी ये बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम है, इन्होंने गुलाम अली साहब ने गाया हुआ जी है। इस जोगी की ये निशानी, इस जोगी दी वाह की ये निशानी, कन विच मुंदरा गल विच गानी, क्या बात है। सूरत उस दी यूसुफ सानी, सिर्फ अहद बनाया रांझा वाह जोगड़ा बनाया, निरांझा जोगड़ा बनाया। वासांगी
सागर रचाया रांझा, जोगड़ा बनाया निरांझा, जोगड़ा बनाया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू सो खूबसूरत, मच। बहुत खूबसूरत। भारती कौल जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। हम थैंक बात यू कर सो रहे थे मच। शास्त्रीय संगीत की, हम लोग बात कर रहे थे। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि रियाज करना कितना जरूरी रियाज बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्लासिकल म्यूजिक सीखें ना सीखें, लेकिन है? रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बात है कि हम डाइटिशियन बने ना बने, लेकिन अच्छा खाना बहुत जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए। तो हमें रियाज जब तक ना करें, रियाज के भी देखें, रियाज के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शक्लें हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात बैठी होती है कि सुबह उठ के 5 बजे तानपुरा लगा के सीधे बैठ के सुर लगाना वही रियाज होता है, ऐसा नहीं है। रियाज के बहुत सारे रूप हैं। जी। आप अच्छा सुने, एक रियाज है वो, क्योंकि गौर से आप सुनेंगे चीजों को तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साउंड। साउंड आपके कान में जाती है और आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके की साउंड है। तो आप सुनेंगे नहीं गौर से, तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गाने को सुन रहे हैं तो अच्छे से सुने, उसको ध्यान से सुने। और दूसरी चीज, वो चीज सुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जबरदस्ती ना सुने। कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि फलाना आदमी बड़ा ख्याल सुन रहा है, तो मैं भी सुनूंगा, शायद मेरा गाना अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये आपके इंटरेस्ट की बात होती है। जो गाना आपको पसंद हो, जो आपको प्लेजर दे, वो संगीत सुनो, और वही संगीत गाने की भी कोशिश करो, तो आप अच्छा गाओगे। अदरवाइज जबरदस्ती नहीं करनी। और दूसरी चीजें ये भी हैं कि रियाज ये भी है, जब आप कोई सिंगर गा रहा है तो वो किस तरह से, अदायगी क्या है उसकी, अल्फाज की, अल्फाज को अच्छे से समझो, उनको परखो। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, मतलब मैं भी गलती करता हूँ ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि हम अल्फाज के साथ कभी कभी नाइंसाफी कर देते हैं। ओरिजिनल कुछ और होते हैं, हम कुछ और ही उनका बना के गा देते हैं, सिर्फ धुन में मगन हो जाते हैं। लेकिन अल्फाज का बहुत ज्यादा महत्व होता है इसमें, म्यूजिक में, क्योंकि एक आम इंसान बिना अल्फाज के कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना कोई चीज को, उसको दिखेगा नहीं। एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है जो लाखों करोड़ों में बिकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखने वाली नजर पूरी दुनिया में कुछ ही होंगी, 100 200 400 या 1000 लोग होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को रीड कर सकते हैं। लेकिन आम इंसान कौन सी पेंटिंग देखता है कि यार फलाने ने फलाने की फोटो बनाई है, ये तो सेम बना दी यार इसने, तो वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो साफ दिखती है, एकदम सरलता होती है उसमें। तो इसलिए आपके अल्फाज जब तक सरल नहीं होंगे, आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, तो आम ऑडियंस को आप कनेक्ट नहीं कर पाते उतना जल्दी। तो इसलिए अल्फाज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये भी एक रियाज का पार्ट है। और दूसरी चीज फिर ये है कि जब आप कोई चीज गा रहे हैं, तो उसको ओवरऑल बाकी लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना। आप अगर आपके जो साथी लोग हैं, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बिठाना अच्छे से, ताकि वो लोग आपका अच्छे से साथ दे पाए, आप स्टेज पे कुछ गड़बड़ ना हो। ये भी एक रियाज का पार्ट है। फिर उसके बाद ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है। अगर आप 50 लोगों के बीच गाने के आदी हैं, और अचानक आपको 1000 लोगों में छोड़ दिया जाए, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये भी एक रियाज है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि हर चीज एक रियाज का हिस्सा होती है, बस आपको चौकन्ने रहना है, आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने, और हो सके तो हर दिन। प्राइमरी रियाज यही है कि आपको अपना आवाज पे काम करना है, आपकी लय पे पकड़ होनी चाहिए, ताल पे पकड़ होनी चाहिए, सुर पे पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे प्राइमरी रोल यही है, इन चीजों का है। तो आप हर दिन कोशिश करो कि थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली इसको भी टाइम दो, ताकि आपका गला जो है वो एकदम तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, और आप मतलब कभी भी आपको कोई गाने के लिए बोले तो आवाज आपकी आपका साथ देनी चाहिए अच्छे से। तो बेसिक रियाज तो यही है, ये आपका जब ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर आप फर्दर बाकी चीजों पे भी जाएं तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही। वॉइस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और बहुत आपको जरूरी। अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह थिएटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम थिएटर से हैं, थिएटर से जुड़े जो भी लोग होते हैं, तो ये ज़रूर है कि अच्छा थिएटर देखें और वॉइस की एक्सरसाइज़ेज़ करें। वो वॉइस कंट्रोल थिएटर में भी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से म्यूज़िक में बहुत ज़रूरी है। जरूरी। बिल्कुल जरूरी मैं है, एक बिल्कुल जरूरी। चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, जैसे
थिएटर की अगर हम बात करते हैं, कई बार ये होता है कि यंग जो होते हैं कि हमने नहीं पढ़ना आगे, हमें थिएटर करना है सिर्फ, या फिर हमने संगीत की हम तालीम ले रहे हैं, लेकिन हमने जो बेसिक एजुकेशन होता है उसको कंप्लीट नहीं करना है। तो आप क्या कहेंगे, बेसिक एजुकेशन कितना जरूरी है उसको कंप्लीट करने और फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करना, अपने रियाज के साथ, अपने शौक के साथ, अपने जो आपका पैशन है उसके साथ फर्दर स्टडीज या आपकी बेसिक एजुकेशन है वो करना कितना जरूरी है, जिस तरह आप भी कर रहे हैं? जी, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान जिसने बेसिक पढ़ाई अपनी ना की हो और उसको थिएटर या म्यूजिक में भी कोई तालीम के दायरे में इस तरह का कोई एडमिशन मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता। उसके लिए आपको बेसिक पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वहां पे जाके सिर्फ आपको कोई गा रहा है उसको कॉपी करना है, कोई डायलॉग बोल रहा है उसको कॉपी करना है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे आपको कई सारी चीजों की थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। आपको जी। उस आर्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उस आर्ट की मतलब अगर म्यूजिक पढ़ रहे हैं तो म्यूजिकोलॉजी पढ़ाई जाती है आपको उस आर्ट की, कि जी। साइंस ऑफ म्यूजिक क्या है। तो उसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ाई नहीं की होगी तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, और जब आप वो नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी पसंद की पढ़ाई भी करना चाहते हैं अपने आर्ट में, तो भी अपनी बेसिक पढ़ाई जो है एटलीस्ट जो 12th तक रहती है, तो वो आप अच्छे से कर लें। उसके बाद ताकि स्मूथली आप हर चीज को अडॉप्ट कर सकें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको डाइजेस्ट कर सकें और अच्छे से पेश करें। कल तक आप फिर रिसर्च का टाइम आएगा, फिर तब क्या करेंगे? अगर आपकी आपकी बेस जो है वो कमजोर है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आप कल तक रिसर्च में फिर कैसे खरे उतर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपनी बेसिक स्टडीज को अच्छे से करें, और उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी के प्रोफेशन में चले जाएं। आजकल तो हर एक चीज के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हर एक चीज का कोर्स खोल के रखा हुआ है। हर एक चीज में आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, डिप्लोमा मिलते हैं, आपको बैचलर्स डिग्री मिलती है, पीएचडी तक आप करते हैं हर एक चीज में। आजकल इवन होम मेकिंग के भी कोर्सेज आने लग गए हैं। तो पहले पहले बोलते थे लोग कि ये जी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ मतलब कि इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ घर का काम चूल्हा चौका कर रही है। लेकिन आज हाउस मेकिंग की भी डिग्रियां हैं। तो इसलिए हर चीज को आप उस एंगल से देख सकते हैं, एक पढ़ाई के एंगल से देख सकते हैं, और अच्छी बात है पढ़ लिख के आगे जाना। जी। आपने कितनी लैंग्वेजेस में अभी तक गाया है? मैंने अभी अभी जैसे अपने अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैंने पहाड़ी, गोजरी। हमारी स्टेट में कितनी लैंग्वेजेस हैं? बहुत लैंग्वेजेस हैं हमारी स्टेट में। हाँ जब यूटी बिल्कुल, बनी कुछ है ना, बारह लेकिन तेरह बहुत लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस हैं हैं। आई थिंक। हम्म। जी, जिसमें से तो आपने सब मैंने में गाया पहाड़ी, है? नहीं हम्म। मैंने पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, और कुछ कुछ इलाकों में पहाड़ी पंजाबी भी बोली जाती है तो पंजाबी भी गाया जी मैंने। जी। और उसके अलावा कश्मीरी, जो कश्मीर की मेन जबान है। तो ये 5 जबानों में गाया अभी तक मैंने। उसके अलावा फिर उर्दू हिंदी तो गाते ही हैं सब लोग। जी। तो और यहाँ पे तो मैंने मुंबई में जी। मराठी भी थोड़ा बहुत गाया है। क्या तो बात! लेकिन ज्यादा कश्मीर नहीं, का एक सफर एक दो रिकॉर्डिंग्स है की वहाँ। है बस। वाह! क्या बात! कश्मीर से सफर जी मराठी वहां तक, मुंबई तक मराठी गाना, हाँ बहुत खूबसूरत हाँ, बात। लेकिन मराठी पे अभी मेरा उतना अच्छा होल्ड नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो बार रिकॉर्डिंग की थी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मराठी गानों की। तो वो मुझे बताते जा रहे थे और मैं कॉपी करके गाता जा रहा था। इसलिए ज्यादा होल्ड नहीं है अभी। तो मैं चाहूंगी अब कुछ गोजरी हमें जरूर सुनाएं। जी जी, जरूर जरूर। गोजरी बहुत ही मीठी जुबान है, बहुत ही ज्यादा, मुझे बिल्कुल। तो बहुत मजा आता है गाने बिल्कुल। सच में। में। गोजरी में एक शायरी का एक फॉर्म है जिसको बैत बोलते हैं। जी तो जी, बिल्कुल। बिल्कुल है। 4 मिसरों का एक शेर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये खुदा बख्तियार साहब का एक कलाम है जो मैंने गाया था, उसमें जी काफी प्यार भी मिला। तो उनका जी। एक शेर पेश करता हूँ। चढ़ियो चैत चेतो तेरो, नी पुल्ली कसम तेरी बसाख बसारे नी। चढ़ियो चैत चेतो तेरो, नी पुल्ली कसम तेरी बसाख बसारे नी।
जेठ आड़गी तो पामा खड़ी, देखो जेठ आड़गी तो पामा खड़ी, देखो सावन पादरे विभो मारे, हसु अख फर कै कटक, कद आवे केड़ी कड़ी में काग उगारे होनी, मंगर पोते मामा रात जागू, मंगर पोते मामा रात जागू, फगण जार आयो फेरो मारे। तो ये खुदाबख्श जार साहब का कलाम है। इस शेर की खास बात आपको बताऊं, वैसे तो आप समझ में आया होगा, लेकिन ये उन्होंने एक 4 मिसरों में पूरे 1 साल की जुदाई को बयान किया हुआ, एक एक महीना गिन के उन्होंने बताया हुआ है ना। बहुत खूबसूरत। चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, सारे महीने गिन के उन्होंने 12 महीनों की जुदाई को बयान किया हुआ। तो बहुत ही बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। माशाल्लाह। ऐसे लोग दोबारा कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ हरजीत वालिया सर जुड़े हुए हैं। सिनेमा से उनका ताल्लुक है, थिएटर से में उनका बहुत नाम रहा है, टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, पंजाबी फ़िल्मों से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं बहुत ही माशाल्लाह। स्वीट आवाज़, बहुत गुलशन वालिया जी हमारे साथ थैंक जुड़े यू सो हुए मच हैं। सर, थैंक यू सो मच। थिएटरिस्ट हैं, फ़िल्मों से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, टेलीविज़न से जुड़े हैं, थिएटरिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया। भारती कौल जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत, सरला मेहता जी कह रही हैं बहुत ही खूबसूरत। सुमन थैंक यू सो कौल जी मच मैम। जम्मू से ब्रॉडकास्टर हैं, कह रही बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैं सो ये मच। जानना चाहूंगी, आपने अभी तक जितने भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो जी, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया, जहां आपको लगे कि वाकई ये जो ऑडियंस है वाकई कमाल की ऑडियंस है, तो सबसे ज्यादा कहाँ आपने एंजॉय किया, अच्छा लगा जहां मुझे परफॉर्म किया? मुझे सबसे ज्यादा, वैसे तो सब जगह ही अच्छे ऑडियंस मिलते हैं, तो लेकिन मुझे पर्सनली ज्यादा मजा आता है जम्मू एरिया में। क्या बात, क्या बात। जम्मू के जम्मू के जो लोग हैं बहुत एंजॉय करते हैं म्यूजिक को, मतलब जब उनके सामने म्यूजिक चल रहा है तो सब कुछ भूल जाके बस खो जाते हैं, और इतना मजा आ जाता है कि बंदा सोचता है यार हमें 2 घंटे के लिए बुक किया है, लेकिन हम 5-6 घंटे गा के ही जाए, बस ऐसा लगता है फिर वहां। बहुत शुक्रिया काबिल साहब, आपने इतनी खूबसूरत बात कही। जम्मू हमारा अपना शहर है, आपका शहर है, मेरा शहर है वाकई, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, अपनापन तो वहां हम है सभी ही। शहर हमारे अपने हैं, बस ये है कि जम्मू में खास तौर से मुझे बहुत मजा आता जी, जी, जी। नहीं, आपने कहा सभी शहर हमारे अपने, सभी शहर तो खैर हमारे अपने, लेकिन जहाँ है। हमारी जी जी। रूट्स होती है ना, वो शहर हमारा बिल्कुल खास होता है। शबीर बिल्कुल। मुजाहिद सर लिखते हैं, यू आर रियली अवर स्टाइल पर्सनैलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं, वाकई बहुत खूबसूरत थैंक यू गा सो मच रही हैं सर, आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपको किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मजा आता है गाने में? देखें, मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ, मुझे गोजरी गाने में बहुत मजा आता है। गोजरी जुबान में एक सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही ठेठ जुबान है, प्योर जुबान है, अलग है। और जो इसमें जो इसका एक्सेंट है, जो अल्फाज हैं, बिल्कुल अलग हैं, और बहुत ही मतलब सुकून सा फील करता हूँ मैं जब मैं गोजरी गाता हूँ, चाहे जी, वो जी, ऐसा बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मैं कोई दुख दर्द का गाना गाऊं तो ही, बल्कि अगर मैं कोई मस्ती वाला गाना भी गाता हूँ उस टाइम पे भी मुझे बहुत एक अटैचमेंट सी फील होती है कि वाह मजा आ गया गा के, मतलब अल्फाज इतने प्यारे हैं ना गाने के लिए। जी, जी, नॉर्मली बोलने में उतना ज्यादा मुझे मतलब बहुत मीठी जुबान है, नो डाउट, लेकिन बोलने में उतना ज्यादा मुझे वो असर नहीं दिखता, लेकिन जब गाना चलता है गोजरी का तो बहुत ही ज्यादा मैं जुड़ जाता हूँ उस चीज से, मुझे बहुत मजा आता है। और उसके बाद फिर पंजाबी, पंजाबी मुझे बहुत पसंद है। फिर बाकी जुबानें अपनी सारी अच्छी लगती हैं, कश्मीरी है, पंजाबी पहाड़ी भी है, आपसे मैथिली। ज़रूर सुनेंगे हम, लेकिन अभी हरजीत वालिया सर लिखते हैं कि आप सिंगर कम हीरो, आप बहुत बिल्कुल हीरो लगते हैं, यू शुड बी ऑन बिग स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू, बस सिंगर ही बन जाए बस वही काफी है। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी लिखते हैं कि आप बहुत ही मीठा आपने गीत सुनाया, बहुत सारी दुआएं, गांव में हूँ मैं, गांव से हूँ, गांव चंडीगढ़ से हैं, कह रहे देर से जुड़े हैं वो हमारे साथ। बाकी वाकई इंद्रजीत सर बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू खूबसूरत सर, थैंक सिंगर यू है। सो मच, थैंक यू सो मच।
मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बात की कि आपको जम्मू में सबसे ज्यादा मजा आता है गाने के लिए, जी और आप काफी लैंग्वेजेस में गाते हैं, पंजाबी भी हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन आप लिखते भी हैं, लिरिक्स लिखते भी हैं, उसके बारे में बताइए आप हमको। जी, मैं थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं कोई राइटर बनूं या ऐसा कुछ है। बस ये है जी कि कभी-कभार कुछ अचानक मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। क्या है कि मैं गाने वगैरह कंपोज़ करता हूँ, तो जी कंपोज़र के दिमाग में कई बार कुछ लिरिक्स भी आ जाते हैं, अपने आप एक एक पिक्चर सी आ जाती है, तो फिर मैं उन चीज़ों को बस नोट डाउन कर देता हूँ। तो कई जी बार कंपोज़िशन बनते-बनते लिरिक्स भी बन जाते हैं, तो बस इस तरह से सिलसिला है। बाकी बस ये एक आमद की बात होती है, कभी-कभी आ जाता है, कभी-कभी नहीं आता, तो क्या बस बात कभी है, आ गया तो सच लिख में, लिया, ऐसा है। सच में आमद की बात होती है, सच में। जी, और संगीत तो हमें ऊपर वाले से जुड़ाता है, हमारे साथ बहुत बिल्कुल। सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं जी। चाहूंगी कि पंजाबी में आपसे जरूर सुनूंगी, लेकिन उससे पहले सैफ उल मुल्क एक और आपने बहुत गाए हैं, एक और अगर आप सुना दें। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। और ये जी, जी। जी जी आप गा जाइए, मैं बाद में आपसे, बाद में आते हैं इस बात पर जी। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाए, दीगर ते दिन होया मोहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना, बाप मरे सिर नंगा होवे, बाप मरे सिर नंगा होवे, बीर मरे कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। टूट गई शीशी हथरा वाली, टूट गई शीशी हथरा वाली, ना जुड़नी ना परनी, अखियां दा जद नूर न रेया, फिर की ऐनक करनी, अखियां दा जद नूर न रेया, फिर की ऐनक करनी। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो इंद्रजीत मच। सिंह भाटिया जी लिखते हैं, वाह जम्मू दे छोड़िया, जिंदा रहे, बसता बसता रहे, वाह बच्चिया। थैंक यू सो मच। जी। मैं ये आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, कितने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, आई एम श्योर जी, आप जी, हाँ, जरूर मैं पढ़ रहे होंगे। बीच-बीच में पढ़ रहा जी हूँ। जी, जी, जी। जी। मैं आप के लिए जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, जिस तरह मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको आपके संगीत के लिए, आप जो न्यू जनरेशन है, क्रेज है आपके म्यूजिक को लेकर, और आपको म्यूजिक के लिए यूट्यूब सेंसेशन भी कहा जाता है। तो आपके एल्बम्स की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? जी, अभी एल्बम्स मेरे अभी आजकल सिंगल्स आते हैं। एल्बम्स का अभी टाइम नहीं रहा, क्योंकि पहले-पहले क्या होता था, एक कैसेट बनती थी, उसमें टेप जी आता था। तो वो टेप का लेंथ पूरा करने के लिए, जी ताकि एक एक इंसान कैसेट खरीदता है तो कम से कम उसकी 1 घंटे की ड्यूरेशन है, तो वो 2 साइड की टेप रिकॉर्डिंग होती थी। उसमें कम से कम 5-5, 6-6 गाने एक-एक रिकॉर्ड किए जाते थे। जी तो वो एल्बम का ज़माना था, ताकि एक साथ गानों का एक गुलदस्ता पेश हो। तो लेकिन अभी आजकल ऐसा है कि आजकल वो कैसेट सीडीज़ का ज़माना खत्म हो गया, तो अभी सिंगल्स आते हैं सबके। कोई भी जी सिंगल्स हो तो वो सिंगल्स ही करते हैं आजकल। तो मेरे सिंगल्स की बात करें तो मैंने काफ़ी सारे अपने ओरिजिनल गाने भी लॉन्च किए हैं, कश्मीरी में, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी में। जी तो जी मतलब तकरीबन कोई अभी तक मेरे कुछ 50 गाने ऑफिशियली रिलीज़ हुए हैं, जो कि सब जगह पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे, आईट्यून्स वगैरह-वगैरह, सब जितने भी म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब पे अवेलेबल है वो। जी।
जयश्री अरोड़ा जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत, क्या बात। और सला मेहता जी लिखती हैं तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे। डॉक्टर सला मेहता थैंक यू है, सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते दो चीज, एक तो आपसे सुनेंगे कुछ, और चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि जो नए लोग हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स खासतौर पे संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या चीजें जरूरी हैं? जी बिल्कुल, आपका जिसमें टैलेंट है, जिसमें आपका पैशन है, वो चीज को बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। मेहनत और और पैशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फोकस और मेहनत दोनों चीजें होंगी तभी जाके आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कई बार हम कुछ चीजों का हमें शौक होता है, लेकिन टैलेंट जी नहीं जी होता हमारे अंदर उस चीज। जी तो कभी भी अपने शौक के चक्कर में गलत डिसीजन मत लीजिए कि आपकी लाइफ आगे चल के खराब हो। तो सबसे बिल्कुल। पहले अपने टैलेंट को पहचान लीजिए, एकदम भरोसा कर लीजिए अपने आप के ऊपर। और उसके बाद आपको लोगों से भी मालूम पड़ ही जाता है, क्योंकि ये टैलेंट ऐसा है कि ये छुपा तो है नहीं। आप गाएंगे तो ही आप कोई सिंगर बोलेगा, आप कुछ एक्ट जी करके दिखाएंगे तभी एक्टर बोलेगा कोई। और अगर बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज, आपकी आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तभी आपको कोई मॉडल भी बोलेगा। तो ये जी स्पीकिंग आर्ट्स हैं, जो खुद बोलते हैं। तो इसमें जी आपको पहचान कराने में बहुत आसानी है। कई बार मुश्किल तो उन लोगों के लिए होती है जो जिनको जबरदस्ती एमबीबीएस करने के लिए धक्का मार देते हैं फैमिली वाले। अंदर से डॉक्टर नहीं होते लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल। डॉक्टर बनाया जाता है। अंदर से इंजीनियर नहीं होते लेकिन जबरदस्ती बनाया जाता है। और उनको कोई बिल्कुल गाइड करने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि किताबें उनको थोड़ी जवाब देंगी। लेकिन हम लोग बिल्कुल सही। खुशनसीब हैं, सिंगर्स खुशनसीब हैं, एक्टर्स खुशनसीब हैं, राइटर्स खुशनसीब हैं, क्योंकि हमारा जो आर्ट है स्पीकिंग आर्ट है। हम बोलते हैं, हमें रिफ्लेक्शन मिलता है आगे से उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। तो अगर आपका टैलेंट, आपको पता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, तो जरूर उसमें फिर मेहनत करिए, क्योंकि वो चीज आपको बहुत ज्यादा कामयाब बना सकती है एज कम्पेयर टू आप बाकी चीजें अगर चूज करते हैं तो आपको करना चाहिए, बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो एक्सक्यूज ना बनाएं, रिसोर्सेज को ढूंढें, घर से बाहर निकलें, थोड़ा दूर जाएं, तो आपको जरूर मिल जी जाएंगे। जी। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं काबुल आपका। लेकिन चलते चलते आप अपना कुछ फेवरेट हमें जरूर सुनाएं। जी जरूर। तो पंजाबी मैंने नहीं सुनाया था, तो पंजाबी की जी सूरत में ही बिल्कुल। मैं अपना एक फेवरेट गाना सुना देता हूँ, जी जो कि एक सजाद अली साहब हैं, एक सिंगर जी है, मेरे बिल्कुल, बहुत फेवरेट बहुत हैं। खूबसूरत गाते हैं, बहुत खूबसूरत जी, गाते हैं। उनका एक गाना है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाता हूँ ये जहाँ पे भी मौका मिलता अभी है। अभी 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 आपके लिए एक इंद्रजीत सर ने एक बहुत गुजारिश की है, फरमाइश की है। फरीद साहब, नीवे गाओ, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप गा सकें तो। फरीद साहब, ये शायद मुझे लगता है बाबा गुलाम फरीद साहब की बात हो रही जी है, जी जो जी जी बिल्कुल सूफी बिल्कुल पोइट हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल उनकी बिल्कुल। शायरी मुझे अभी मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी मेरे जहन में कुछ ऐसा आ नहीं रहा। हम्म, जी तो नेक्स्ट टाइम पक्का है इंशाल्लाह। अभी मैं रिकॉल नहीं जी कर पा रहा हूँ उनकी शायरी को। जी 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 जी। थैंक यू सर सो मच आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। जी। हासे खोले यादों में आ मिल सजना फरियादां ने। हासे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया है। तू न बिछड़ के मिलियो चन सजना, सारा जमाना लभया है। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया है।
तू ना बिछड़ के मिले चन सजना सारा जमाना लबे आए तस्वीर। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रतिमा कन्नन थैंक जी यू सो हमारे मच। साथ जुड़ी हैं। काबुल साहब बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। थैंक यू सो सिनेमा मच। से थैंक यू जुड़ी सो मच। हुई, रंगमंच से जुड़ी हुई, टेलीविजन से जुड़ी हुई बेहतरीन अदाकारा हैं प्रतिमा कन्नन थैंक जी। यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलशन वालिया जी कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, और युवराज सर बेहतरीन कलाकार हैं और मल्टी थैंक यू सो टैलेंटेड है मच। सर। सर लिखते हैं कि रूह से गाता है बालक, आपके लिए लिखा है उन्होंने, और ये बिल्कुल सच बात है कि आप रूह से गाते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू सो खूबसूरत। मच। और बहुत मजा आया काबुल आपके साथ बातचीत करने में। और जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया अभी मुझे। भी बहुत सारे हमारे साथ कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको काबिल कि आप यहाँ आए और सभी का आपने बहुत इतना बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़े हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और आज रात को 8:30 बजे एक और म्यूजिकल इवनिंग रहेगा, जैसे हर सैटरडे को, हर शनिवार को 8:30 बजे हमारे यहाँ एक म्यूजिकल इवनिंग होती है हमारे फेसबुक पेज पर। तो जुड़िएगा रात को 8:30 बजे, जिसमें सिमता जी हमारे साथ होंगी। और वो जो इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं वो बहुत ही, वो भी रूह से गाती हैं और बहुत खूबसूरत गाती हैं। तो 8:30 बजे फेसबुक लाइव में रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।